वेलकम टू एसीपी एग्री ऑनलाइन क्लासेस में हम कक्षा 12th के कृषि विज्ञान का प्रथम चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मृदा क्षरण या सोइल इरोजन। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है मृदा क्षरण या सोइल इरोजन, मतलब मृदा का, इसे हम मृदा अपरदन भी कह सकते हैं, है ना। इसको मृदा क्षरण को मृदा अपरदन भी कह सकते हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे सोइल इरोजन। आज हम स्टार्ट करते हैं मृदा क्षरण किसे कहेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे मृदा क्षरण किसे कहते हैं। तो देखेंगे भौतिक रूप से मिट्टी कणों का अपने स्थान से हटने की क्रिया को मृदा क्षरण कहते हैं। मतलब भौतिक रूप में, भौतिक रूप से मतलब जिस अवस्था में पड़ा है उस स्थान से, मतलब कण का अपने स्थान से हटने की क्रिया को क्या कहते हैं, मृदा क्षरण या मृदा अपरदन कह सकते हैं। वापस एक बार देखो, भौतिक रूप से मिट्टी कणों का अपने स्थान से हटने की क्रिया को मृदा क्षरण या मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है। मृदा का पृथक्करण तथा मृदा का परिवहन मृदा संकलन, मतलब एक प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की क्रिया है मृदा की, वो क्या कहलाएगी, मृदा क्षरण कहलाएगी। तो यहाँ पे पृथक्करण मतलब हटना से, है ना। तो किसी भी मृदा कण का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पृथक्करण या परिवहन की क्रिया क्या कहलाएगी, मृदा क्षरण कहलाएगी। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अधिकांश दशाओं में जल परिवहन कारक होता है, मतलब अधिकतर मृदा क्षरण किसके कारण होता है, जल परिवहन के कारण। लेकिन हवा भी यही कार्य करती है। हवा भी मिट्टी कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। तो अधिकांश दशाओं में जल परिवहन मुख्य कारक होता है, लेकिन हवा भी यही कार्य करती है। ठीक है। अब देखो, मृदा क्षरण के प्रकार कितने, मृदा क्षरण के टाइप कितने हैं, दो प्रकार की होती है। प्रकृति में दो प्रकार के मृदा क्षरण होते हैं। पहला प्राकृतिक क्षरण, दूसरा है त्वरित क्षरण। पहला कौन सा क्षरण है, प्राकृतिक नेचुरल इरोजन, दूसरा है त्वरित क्षरण इलेक्ट्रेटेड इरोजन, है ना। तो दो प्रकार के क्षरण होते हैं, प्रकृति में दो प्रकार के क्षरण होते हैं। देखो, अब देखो, ये तो हो गए प्रकार। यदि मृदा क्षरण के कितने प्रकार पूछे जाए तो दो, लेकिन मृदा क्षरण की कारक या शक्तियां कितनी है, दो प्रकार की, जल और वायु। एक तो मृदा क्षरण किसके द्वारा हो सकता है, परिवहन किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा हो सकता है, दूसरा किसके द्वारा हो सकता है, वायु के द्वारा। तो दो ही मुख्य कारक या दो ही शक्तियां हैं जिसके द्वारा मृदा का क्षरण होता है। तो हम एक एक करके दोनों सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक क्षरण और त्वरित क्षरण क्या है और किसे कहेंगे। उसके बाद इसकी जो मृदा क्षरण के कारक और शक्तियां है वो पढ़ेंगे, और साथ में मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक क्षरण। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। दो प्रकार के होते हैं, अब टाइप्स पढ़ने, उसमें पहला पढ़ेंगे प्राकृतिक क्षरण। प्राकृतिक क्षरण, नेचुरल इरोजन, प्राकृतिक रूप से हवा एवं जल के द्वारा लगातार और धीरे धीरे क्षरण को प्राकृतिक क्षरण कहते हैं, क्षरण कहते हैं। यह क्षरण मृदा निर्माण एवं मृदा विनाश की क्रिया हमेशा साथ में करता है, की क्रिया हमेशा साथ में करता है। इससे कोई विशेष हानि नहीं होती है, नहीं है, क्योंकि परिवर्तन बहुत समय लगता है। क्योंकि धीरे धीरे होगा तो परिवर्तन में क्या लगेगा, समय, बहुत समय लगता है।
यह शरण मनुष्य के द्वारा नहीं रोका जा सकता। ठीक है, प्राकृतिक शरण किसे कहेंगे? प्राकृतिक रूप से हवा या जल के द्वारा, आपको बताया परिवहन किसके द्वारा होगा? दो द्वारा। तो प्राकृतिक रूप से नेचुरली हवा या जल के द्वारा लगातार, मतलब कंटिन्यू, लगातार और धीरे धीरे, लगातार चलते चाहिए और धीरे धीरे ये शरण होता है। इस कारण से इसको क्या कहते हैं हम? प्राकृतिक शरण कहेंगे। ठीक है, नेचुरली हवा और जल के द्वारा क्या होगा? लगातार धीरे धीरे मृदा कण वही स्थान से दूसरे स्थान हटने की जो क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? प्राकृतिक शरण कहेंगे। ठीक है, यह शरण मृदा निर्माण और मृदा विनाश की क्रिया हमेशा साथ में करता है। मतलब मृदा निर्माण, मतलब नई मृदा का निर्माण, एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगी तो वो रेत क्या होगी? नई मृदा का निर्माण करेगा और उसी स्थान पर क्या करेगा? जो उर्वर या उपजाऊ मृदा होगी उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएगा। तो ये दोनों क्रियाएं साथ में होगी। मृदा निर्माण और मृदा विनाश की क्रिया क्या होगी? हमेशा साथ में रहेगी। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि मृदा निर्माण और मृदा विनाश की क्रिया किसके अंदर साथ में होती है? तो प्राकृतिक शरण के अंदर मृदा निर्माण और मृदा विनाश की प्रक्रिया है, दोनों ही साथ में होती है। ठीक है, इसमें कोई विशेष हानि नहीं है, इसमें किसी प्रकार की कोई विशेष हानि नहीं होती है, क्योंकि परिवर्तन के अंदर बहुत समय लगता है, बहुत धीरे धीरे होता है। इसलिए क्या होता है कि इसके अंदर किसी प्रकार की कोई विशेष हानि नहीं होती, इतनी है ना। यह शरण मनुष्य के द्वारा नहीं रोका जा सकता। यह शरण मनुष्य के द्वारा नहीं रोक सकता। मान लीजिए हवा की आंधी आई, आंधी के साथ मिट्टी के कण उड़ के चले गए, तो उसके अंदर, इसके अंदर मनुष्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये नेचुरली हवा के द्वारा चला गया। तो या फिर बारिश हो रही है, लगातार हल्की हल्की बारिश हो रही है और उसकी वजह से वो पानी के साथ मृदा कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह के चले जा रहे हैं, तो ये इसके अंदर मनुष्य किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो ये मनुष्य के द्वारा नहीं रोक सकते। तो इस प्रकार से ये आपका प्राकृतिक शरण, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा स्टार्ट करते हैं। इसका दूसरा कारक है वो है त्वरित। त्वरित शरण इलेक्ट्रेटेड इरोजन। ठीक है, जब भूमि, मतलब ये बंजर भूमि में होगा, जब भूमि की वनस्पति को पशुओं द्वारा चराकर, खोदकर, जोतकर, समाप्त कर दिया जाता है। समाप्त कर दिया जाता है, जिससे भूमि वनस्पति वहीन हो जाती है, वहीन हो जाती है, इसके ऊपर वनस्पति वहीन हो जाती है। इस प्रकार की भूमि का इस प्रकार की भूमि का जल व वायु के द्वारा बहुत तेजी से चरण होता है, तेजी से चरण होता है, इसलिए इसे त्वरित कहते हैं। मानव बहुत तेजी से होता है, तीव्र गति से होता है, इसलिए इसे त्वरित शरण कहते हैं, यह शरण सर्वाधिक नुकसानदायक है। चरण सर्वाधिक दायक है, लेकिन मनुष्य के द्वारा रोका जा सकता है, रोका जा सकता है।
ठीक है। त्वरित शरण किसे कहेंगे? जो भूमि की वनस्पति पशुओं को चराकर, गोदकर या जोतकर समाप्त की जाती है, मतलब भूमि को वनस्पति वहीन किया जाता है, तो उसके ऊपर जब जल और वायु की जब तेज हवाएं चलती है तो उसके कारण से जो मृदा क्षरण होता है उसे हम त्वरित क्षरण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार समझ में आ गया होगा कि जब भूमि या वनस्पति को पशुओं को चराकर या गोदकर या जोतकर समाप्त किया जाए, मतलब जो मृदा है, जो ऊपरी परत है भूमि, उसको क्या है, उसके ऊपर से सारी जितनी भी वनस्पति है, घास फूस जो भी वनस्पति है, उसको हम हटा देते हैं या फिर वनस्पति बहीन कर देते हैं, तो उसके ऊपर जो मृदा का अप्रदन होगा जल या वायु के द्वारा बहुत तेजी से क्षरण होता है, उस क्षरण को हम क्या कहेंगे? त्वरित क्षरण कहते हैं। ठीक है, यह क्षरण सर्वाधिक नुकसानदायक होता है लेकिन मनुष्य के द्वारा रोका जा सकता है। क्यों? यह क्षरण बहुत तेजी से होगा कि मृदा की जो ऊपरी परत है उसको साथ में बहा कर लेके चला जाता है, तो उसके साथ या हवा के द्वारा या बहा कर लेके जाएगी, तो इससे क्या होगा? बहुत ही नुकसान होगा, लेकिन ये मनुष्य के द्वारा रोका जा सकता है। किस प्रकार से? उसको गोदकर या पशु को द्वारा चराकर रोकना, गोदना, ये जोतने की क्रिया को रोककर, या फिर हम किसी प्रकार से पेड़ पौधे लगाकर, वनस्पति लगाकर इसको रोका जा सकता है। तो ये दोनों प्रकार हो गए आपके प्राकृतिक क्षरण और त्वरित क्षरण। अब देखेंगे आगे हमने आपको बताया था कि दो शक्तियां हैं, मृदा क्षरण की दो शक्तियां हैं। मृदा क्षरण की शक्तियां कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कारक। कौन कौन से थे? जल व वायु। ठीक है, तो अब इन दोनों में से एक एक करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, जल और वायु दो कारक है, इनके भी आगे टाइप्स है। जल, दूसरा है वायु। जल के कितने प्रकार है वो देखते हैं। बौछार क्षरण, परत क्षरण, रील क्षरण, चौथा है अवनालिका। अवनालिका इसको हम लिख सकते हैं। सरफेस इरोजन, सीट इरोजन, पीली ग्राउंड है ना, आप समझ लेना। रील इरोजन और गले, ये है जो अपने मृदा क्षरण की कौन सी शक्ति? जल के द्वारा होने वाले क्षरण के टाइप से। अब वायु के द्वारा उच्चलन, अब जिसको सस्पेंशन बोलते हैं, निलंबन, तीसरा था सतह सर्पण, क्रिप, इसको इंग्लिश में क्रिप बोलते हैं। सस्पेंशन, सॉल्टेशन, सॉरी उच्चलन का होगा सबसे पहला सॉल्टेशन, सॉल्टेशन, सस्पेंशन, क्रिप, सरफेस क्रिप, सॉरी सरफेस होगा सतह का। ठीक, तो आप देखो इसमें मृदा क्षरण की दो शक्तियां कारक है, जल के द्वारा होगा या वायु के द्वारा होगा, परिवहन दो प्रकार से होगा। पहला है बौछार क्षरण, परत क्षरण, रील क्षरण और अवनालिका। इंग्लिश में कहेंगे सरफेस इरोजन, सीट इरोजन, रील इरोजन और गले इरोजन। तो ये चार टाइप्स है, किसके द्वारा? जल के द्वारा होने वाले और वायु के द्वारा होने वाले तीन हैं, उच्चलन, सॉल्टेशन, निलंबन, सस्पेंशन और सतह स्पंदन, सरफेस क्रीप। तो ये इसके टाइप्स हैं, हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जल के द्वारा मृदा अपरदन या मृदा क्षरण। जल के द्वारा मृदा क्षरण किस प्रकार? आवरण रहित, आवरण रहित नग्न भूमि पर जब वर्षा की बूंदें
बूंदें गिरती हैं, ये खत्म होगी थोड़ा सा। जब वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो उसकी चोट से मृदा कण तितर बितर या छिन्न भिन्न हो सकते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं। तितर बितर कह सकते हैं, बितर हो जाते हैं और गंदे पानी के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार उपजाऊ मृदा जल के साथ बहने की क्रिया जल शरण कहलाती है, ठीक है। आवरण रहित नग्न भूमि पर जब वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो उसकी चोट से मृदा के कण तितर बितर हो जाते हैं और उसके गंदे पानी के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से मृदा उपजाऊ मृदा एक स्थान से जल के साथ बहने की इस क्रिया को मृदासरण कहते हैं, ठीक है। मतलब आपको जब वर्षा की बूंदें जिसके ऊपर कोई किसी प्रकार की भूमि के ऊपर वनस्पति की कोई परत नहीं है, घास फूस नहीं है, उसके ऊपर जब सीधी बारिश की बूंदें गिरेगी तो उसकी वजह से वो बारिश की बूंदे के अंदर जो पानी है वो साथ में जो ऊपरी परत है उसको गंदे पानी के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। तो जब जो साथ में एक स्थान से मिट्टी गंदे पानी के रूप में ले जाती है तो ऊपरी परत को उपजाऊ मृदा को भी साथ में बहाकर ले जाती है और इस प्रकार की उपजाऊ मृदा को बहाकर साथ में ले जाने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? मृदा के द्वारा जल शरण, मतलब जल के द्वारा बहने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? जल शरण कहेंगे, ठीक है। अब इसके एक एक प्रकार पढ़ेंगे जल शरण के द्वारा। इसका पहला टाइप था बौछार शरण। बौछार शरण देखेंगे, यह मृदा शरण की प्रारंभिक अवस्था है। पहले एक बार एक एक करके पढ़ लेते, फिर एक बार एक्सप्लेन वापस करूंगा। यह मृदा शरण की प्रारंभिक अवस्था है, मतलब सबसे स्टार्टिंग अवस्था कौन सी है? जल शरण की सबसे स्टार्टिंग अवस्था कौन सी है? प्रारंभिक अवस्था है वो है बौछार शरण, इसको सफलेस भी बोलते हैं। जब वर्षा की बूंदें जमीन पे गिरती है तो मृदा कण वही जल वाला, जब वर्षा की बूंदें जमीन पर गिरती हैं तो मृदा कण एक स्थान से या फिर मूल स्थान से कह सकते हैं, मूल स्थान से छिन्न भिन्न कर देती है, छिन्न भिन्न कर देती है
इससे भूमि को जल प्रवेश की क्षमता कम हो जाती है। यह क्षरण वर्षा की बूंदों का आकार गहनता पर प्रभावित करता है। यह क्षरण वर्षा की बूंदों की आवर्ती, आकार एवं गहनता को प्रभावित करता है। पहला टाइप है बौछार क्षरण। यह मृदा क्षरण की प्रारंभिक अवस्था है। जल क्षरण का पहला टाइप है, उसके अंदर ये मृदा क्षरण की सबसे प्रारंभिक अवस्था है। इसके ऊपर क्या है कि वर्षा की बूंदें ऊपरी सतह पर गिरेगी। वर्षा की बूंदें जमीन की सतह पर गिरती है तो मृदा कण मूल स्थान से चिन्ह भिन्न कर देती है। एक स्थान जिस पर ऊपर चिन्ह भिन्न कर देगी। इसमें भूमि और जल की प्रवेश की क्षमता कम होती है, क्योंकि इसके ऊपर हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है, इसके ऊपर इतनी क्या कि जल प्रवेश नहीं कर पा जाता, कम होती है। यह मृदा क्षरण वर्षा की बूंदों की आवर्ती, आकार और गहनता को प्रभावित करता है। ये वर्षा की बूंदों की आवर्ती बहुत कम होती है, तेजी से आकार एवं गहनता क्या होती है को प्रभावित करता है। तो ये आपका था बौछार क्षरण। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे परत क्षरण। इसके ऊपर क्या है, जो वर्षा की बूंदें गिरेगी तो मूल स्थान में उससे थोड़ा दूर जाएगी, मतलब ज्यादा दूर नहीं जाएगी, ज्यादा हानिकारक नहीं है। एक स्थान से, मूल स्थान से केवल मिट्टी के कण हट जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये बौछार क्षरण होगा। बौछार क्षरण का अगला स्टेप है अपना परत क्षरण। परत क्षरण, सीट इरोजन, वर्षा की बूंदों के द्वारा कणों को के बिखरने के पश्चात वर्षा का जल पूर्ण सतह से सतह पर मिट्टी की पतली तह को अपने साथ बहा ले जाता है, इस प्रकार खेत की उपजाऊ मृदा की ऊपरी सतह समान रूप से बह जाती है। कौन है? इसको परत क्षरण कहते हैं। ये क्षरण रुक जा।
एक मिनट, वेट अ मिनट, बोल। अरे यार डिस्टर्बेंस क्यों है? हम बढ़ रहे थे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गए। परत सरण, सीड इरोजन, वर्षा की बूंदों का, कणों का बिखरने के पश्चात वर्षा की पूर्ण सतह पर जब पड़ती है तो पतली तह के रूप में साथ के अंदर बह जाती है। उसके ऊपर क्या, बूंदों का हल्का बूंदाबांदी होगी, उससे मूल स्थान से केवल जल के मृदा के कण बढ़ जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर क्या होगा, ये वर्षा की जल की पूर्ण सतह से पतली तह के रूप में साथ में बहकर ले जाएगी। इसी प्रकार से खेत की उपजाऊ मृदा की ऊपरी सतह को समान रूप से बहकर लेके चली जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, परत के रूप में। मान लीजिए मृदा है तो उसकी ऊपरी परत को एकदम सारी की सारी ऊपरी परत को उपजाऊ मृदा को साथ में बहकर लेके जाएगी, तो ये क्या होगा, परत सरण जाएगा, एक सीड के रूप में, है ना। दूसरा, यह सरण को आंखों से दिखाई तो नहीं देगा लेकिन बहुत ही हानिकारक होता है। यह सरण आंखों से दिखाई नहीं देता लेकिन क्या बहुत ही हानिकारक होता है। तो पहला हमने पढ़ा था बौछार सरण, इसका दूसरा था परत सरण। तो उसके ऊपर सिर्फ हल्की सी बूंदाबांदी होगी, इससे मूल स्थान से हट जाएंगे। इसके ऊपर क्या होगा, ऊपरी परत को बहाकर लेके चले जाएगी। अब नेक्स्ट वन पॉइंट है अपना व्हील इरोजन। व्हील इरोजन, अब देखो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि परत के रूप में बह के लेके चले, लेकिन इसके अंदर क्या है, ये परत के रूप में बह के नहीं लेके चले आती, लेकिन इसके ऊपर क्या, परत सरण का अगला सरण यही है। तो मृदा सरण के अंदर देखो, परत सरण समतल भूमि में होता है। ये जो परत सरण होता है वो समतल भूमि पर होता है, लेकिन यह पूरे खेत में कहीं ना कहीं तो ढलान होता है, कहीं ना कहीं ढलान होता है, कहीं ना कहीं ढलान होता है। जब पानी ढाल की ओर, ढलान की ओर बहता है, जब पानी ढलान की ओर बहता है तो खेत में छोटी छोटी नालियां बन जाती है, नालियां बन जाती है, छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं। फिर ये नालियां धीरे धीरे चौड़ी हो जाती हैं, हो जाती हैं, हो जाती हैं। हालांकि यह नालियां जुताई के समय समाप्त हो जाती है, हो जाती है, जुताई के समय समाप्त हो जाती है। नरम एवं तुरंत जोते गए खेतों में सरण ज्यादा होता है, अधिक होता है।
या फिर ढलान वाली खाली भूमि पर में भी यह सरण अधिक होता है। ठीक है, तो देखो रील सरण के अंदर देखो कि यह परत सरण के समतल भूमि पर होता है, लेकिन यह पूरे खेत में कहीं न कहीं जहाँ ढलान होता है वहां होगा। जब पानी ढलान की ओर बहता है तो खेत के अंदर क्या, कभी आपने देखा होगा छोटी छोटी नालियां बनने लग जाती हैं, और जब नालियां बन जाती है तो वही आगे ऊपर क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। लेकिन ये हालांकि जुताई के समय समाप्त हो जाती है, ठीक है, लेकिन नरम और तुरंत जोते गए खेतों के अंदर मृदा सरण अधिक होता है, लेकिन साथ में ढलान वाली और खाली भूमि पर भी ये मृदा सरण अधिक होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि जब बारिश की बूंद होगी तो उसके अंदर क्या था, ऊपरी परत के अंदर बह रही थी, पहले के अंदर मृदा के मूल कण एक स्थान से हट रहे थे। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर छोटी छोटी नालियों का निर्माण हो जाएगा, जहां ढलान क्षेत्र होगा उसकी तरफ पानी बहेगा, उसके अंदर क्या होगा, छोटी छोटी नालियों का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, रिले सरण। और रिले सरण तो चलो ठीक है, सामने इतना नुकसान नहीं है, इसके लिए आगे आने वाला सरण है वो है पढ़ते हैं अब नालिका सरण। अब देखो नेक्स्ट है अपना अवनालिका सरण। ठीक है, यह रील सरण की बढ़ती अवस्था है, बढ़ती अवस्था है। अगला स्टेप कौन सा, रील सरण की बढ़ती अवस्था अवनालिका सरण है, या फिर गली इरोजन कहते हैं इसको, गली इरोजन। जब ढाल अधिक होता है या जब ढलान अधिक होता है, जब ढलान अधिक होता है तो रील सरण के द्वारा, तो रील सरण के द्वारा बनाई गई छोटी छोटी नालियां, छोटी छोटी नालियां इतनी चौड़ी एवं गहरी हो जाती हैं कि उपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ मृदा मिट्टी के कटने के बाद अधो मृदा भी कटने लगती है, कटने लगती है। इस प्रकार के सरण को अवनालिका, नालीदार या अधोमृदा सरण कहते हैं। ठीक है, मतलब रील सरण की बढ़ती अवस्था है, जब ढलान अधिक होगा तो जो छोटी छोटी नालियों का निर्माण हुआ था रील सरण के अंदर, वो क्या हो जाएगी, गहरी हो जाएगी, और गहरी हो जाएगी तो उपजाऊ मृदा पहले कटेगी। उपजाऊ मृदा कटने के जस्ट बाद जो अधो भाग है मृदा का, मान लीजिए ऊपरी मृदा की नाली बनी, फिर निचली सतह भी कटने लग जाएगी, तो अधो मृदा भी कटने लग जाएगी। इस प्रकार के सरण को हम क्या कहते हैं, अवनालिका, नालीदार या अधो मृदा सरण कहते हैं।
ये नालियां तो साधारण जुताई से के द्वारा समाप्त नहीं होती, ये साधारण जुताई से समाप्त नहीं होती, जुताई से समाप्त नहीं होती है, साधारण जुताई से ये समाप्त नहीं होती है। इनकी मृदा कृषि क्रियाओं में बहुत कठिन होती है, कृषि कार्य बहुत कठिन होता है, कृषि कार्य बहुत कठिन होता है, कृषि कार्य करने में कठिनाई आती है, होता है। यह शरण जल के द्वारा शरण की अवस्था सबसे भयंकर शरण अवस्था है, यह जल शरण की सबसे भयंकर अवस्था है, अवस्था है, ये जल शरण की सबसे भयंकर अवस्था। इसके अंदर क्या, वापस एक बार देख लो, लील शरण की बढ़ती अवस्था है, और ये क्या करेगी, जब ढलान वाली भूमि पर छोटी छोटी लील शरण से जो नालियां बनेगी वो चौड़ी और गहरी हो जाएगी, उपजाऊ मृदा है वो कटने लगेगी, उसके बाद अधो मृदा भी कटने लग जाएगी। इस प्रकार से जो शरण होगा उसे हम नालिका नालीदार या अधो मृदा शरण कहते हैं। इसके बाद साधारण से जुताई के द्वारा ये नालियां समाप्त नहीं होती, कृषि कार्य में करना बहुत ही कठिन होता है। इसके अंदर यह जल शरण का सबसे भयंकर रूप है। इस प्रकार से ये चारों टाइप्स आपको पूरे हो गए। एक बार देखते हैं हम इसको वापस, हमने 4 टाइप्स पढ़े अभी। पहला बौछार, दूसरा परत, तीसरा पढ़ा हमने रील, और चौथा था अवनालिका, अभी लास्ट पढ़ा। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, जैसे हल्का बरस की बूंद आएगी तो तितर बितर हो जाएगी, और सिर्फ मृदा कण क्या है, मृदा कण मूल स्थान से हटते हैं, से हटना। परत के रूप में मिट्टी का बहना, मिट्टी का बहना, छोटी छोटी नालियों का निर्माण होना, का निर्माण ढलान क्षेत्र में। फिर इन छोटी छोटी नालियों का चौड़ी एवं गहरी होना। तो हम सिंपल से 4 बातें देख सकते हैं। पहला, मृदा कण का मूल स्थान से हटना, परत शरण के अंदर ऊपरी परत का मिट्टी का बहना, रील शरण के अंदर छोटी छोटी नालियों का निर्माण ढलान वाले क्षेत्र में, फिर ये छोटी छोटी नालियों का अधिक चौड़ी और गहरी होना। इस प्रकार से ये चारों टाइप्स आपके। अब देखो जलीय शरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है जो जलीय शरण को प्रभावित करते हैं, वो देखेंगे। जलीय शरण को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक है जलवायु। देखिए जलवायु किस प्रकार से प्रभावित करता है। वर्षा की मात्रा, गहनता, कितनी गहरी बह रही है, अवधि कितने लंबे समय तक बह रहा है, आवर्ती कितनी गति से बह रहा है, कितनी तेजी से, एवं वितरण आदि का सीधा प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। यदि वर्षा की गहनता एवं मात्रा अधिक हो, गहनता एवं मात्रा अधिक हो तो मृदा शरण अधिक होगा। इस प्रकार से प्रभावित करेगा, अधिक होगा। ठीक है, ये तो थी वर्षा की बात। यदि तापक्रम अधिक है, अधिक तापक्रम पर मूल पदार्थ का रासायनिक एवं भौतिक अपक्षय से में सहायक हैं, जिससे भूमि एवं चट्टानें टूट फूट कर जाती हैं, चट्टानें
टूट फूट जाती है, इससे मृदा क्षरण प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। इसमें देखो वर्षा की मात्रा, गहनता और आवृत्ति अवधि वितरण ये सादे सीधा प्रभाव डालते हैं। यदि वर्षा की गहनता और मात्रा अधिक है तो मृदा क्षरण भी अधिक होगा। जितनी तेज बारिश होगी उतनी ही मृदा क्षरण अधिक होगा, है ना। जितनी तेज से जितने लंबे समय तक, अगर लंबे समय तक हल्की हल्की बारिश होती है तो इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन गहनता से हो रही है और तेज गति से यदि बारिश होती है तो मृदा क्षरण भी बहुत ही तीव्र गति से होगा। अधिक तापक्रम से क्या होगा, मूल पदार्थ या रासायनिक और भौतिक अक्षय में सहायक होगा, मतलब उस रसायनों का, मतलब जो जितनी चट्टान है उसके अंदर जो भौतिक और रासायनिक क्रिया को अक्षय होने लगेगा, वो सहायता प्रदान करेंगे, जिससे भूमि पर चट्टानें टूट जाती है, चट्टानें टूटने लग जाएगी, अक्षय होने लग जाएगा, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, मृदा क्षरण प्रारंभ हो जाएगा। ये था पहला कारक मृदा क्षरण का, जलवायु। अब दूसरा कारक पढ़ेंगे स्थलाकृति या टोपोग्राफी। स्थलाकृति टोपोग्राफी, ढालू भूमि का क्षरण ज्यादा होता है, भूमि पर क्षरण अधिक होता है, क्योंकि पानी बहने की गति तेज होती है, पानी का बहाव तेज होता है, जिससे मृदा कटाव अधिक होता है, मृदा कटाव अधिक होता है, मृदा कटाव अधिक होता है। ढलान वाली भूमि पर जल की भूमि के सोखने कम समय लगती है, ढलान वाली भूमि पर जल को कम सोखती है, ढाल की लंबाई जितनी अधिक होगी उतना ही मृदा क्षरण अधिक होगा, ठीक है। स्थलाकृति के ढलान वाले के अंदर ढालू भूमि होगी, उसके अंदर क्या पानी का जितनी ढलान होगा, आपने देखा होगा ढाल के अंदर होगा तो पानी का बहाव भी बहुत तेज होता है, तो ढलान वाली भूमि के अंदर जितना बहाव तेज होगा तो मृदा क्षरण भी क्या होगा, अधिक होगा, मृदा कटाव अधिक होगा, ठीक है। और ढलान वाली भूमियों पर जल के द्वारा पानी भी कम सोखेगी, आपने देखा ढलान में पानी कम ठहरता है तो सूखने के लिए समय भी कम मिलता है, तो पानी का कम सोखेगी। ढाल वाली भूमि की जितनी ढलान की लंबाई जितनी अधिक होगी उतना ही पानी का बहाव बहुत तेज होगा और मृदा क्षरण भी क्या होगा, अधिक होगा। इस प्रकार से स्थलाकृति जलीय क्षरण को प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है मृदा गुण, सोइल कैरेक्टरिस्टिक। मृदा गुण कैरेक्टरिस्टिक्स, बलुई मृदा के कण का बिखराव ज्यादा होता है, कणों का बिखराव ज्यादा होता है, जबकि मटियार मृदा का भूमि के कण का आपस में अधिक दृढ़ता है, साथ में चिपके रहते हैं, ऊसर भूमि पानी में शीघ्र घुल जाती है, भूमि पानी में
शीघ्र घुल जाती है, पानी के साथ बह जाती है, पानी के साथ बह जाती है, साथ बह जाती है। मटियार भूमि में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। जल शोषण क्षमता, शोषण क्षमता और कणों का बांधना, कणों को बांधने की क्षमता बढ़ जाती है, कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, जिससे पानी का बहाव, जिससे पानी का बहाव द्वारा कम घटती है। ठीक है, मृदा के गुण कुछ प्रकार से, उसी प्रकार से मृदा क्षरण भी कम होगा। बलुई मृदा के कण क्या बिखराव ज्यादा होता है, उसके अंदर कण आपस में पास में नहीं होते, जबकि मटिया भूमि की आपस में दृढ़ता होती है, पास में होते हैं, तो वो क्या होते हैं, साथ में चिपके रहते हैं। इस कारण से जब है ना, तो मृदा क्षरण कम होगा उसके अंदर। उस भूमि के अंदर पानी के अंदर जल्दी से घुलने वाले जो होते हैं, तो जैसे ही बारिश की बूंदे बारिश की हुई, उसके साथ पानी के साथ घुलकर पानी के साथ बह जाती है। लेकिन जब मटिया भूमि के अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, जल शोषण क्षमता और कणों को बांधने की क्षमता बढ़ जाती है। मटिया भूमि के अंदर क्या कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, तो जल के जो मृदा के कण आपस में बांधने की क्षमता कणों को अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण पानी का बहाव भी कम हो जाता है, जिसके कारण से पानी का बहाव को भी उल्टा रोक लेती है। तो इस प्रकार से मृदा के गुण भी क्या है, मृदा क्षरण को बहुत ही प्रभावित करते हैं, जलीय का मृदा क्षरण को प्रभावित करते हैं। अब नेक्स्ट आपका है वो वनस्पति किस प्रकार से मृदा क्षरण को, मृदा जलीय क्षरण को प्रभावित करती है। देखो वनस्पति कारक कौन कौन से हैं, देखो वनस्पति प्रभाव इफेक्ट कारक के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे उतनी अधिक मिट्टी के द्वारा, जितने पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे होते हैं, इतने पेड़ पौधे अधिक होंगे उतना ही अधिक जल मिट्टी द्वारा सुखा जाएगा, के द्वारा सुखा जाएगा। पेड़ व घास, घास की जड़ें मृदा कणों को आपस में बांध के रखती है, पत्तियां वर्षा बूंदों को मृदा कणों टकराने से पहले ही रुक जाती है। पत्तियां मृदा कणों के टकराने से पहले ही रोक देती है। ठीक है, क्या होगा, जितने पेड़ पौधे अधिक होंगे उतना ही अधिक जल मिट्टी के द्वारा सूखा जाएगा और पेड़ पौधे की और घास मृदा कणों को आपस में बांध रखेंगे। ठीक है, और इतनी पत्तियों के द्वारा मृदा कण टकराने से पहले पत्तियों से टकराना पड़ेगा, तो मृदा क्षरण की ऊपरी परत है वो भाग कर नहीं ले जा सकती। साथ में जैसे आप सिंपल से कहा देखो, घास का मैदान है, घास की परत ऊपर के ऊपर, और वर्षा की बूंदे हो रही है, तो क्या ऊपरी परत को ले जा पाएगी? नहीं ले जा पाएगी। या फिर ज्यादा पेड़ है तो उसको पानी को बार बार उसको रोक के रखेगी। तो इस प्रकार से क्या है, वनस्पति बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकती है। अगर मृदा क्षरण अधिक हो रहा है तो वहां पर हमें वनस्पति को लगाना चाहिए। इस प्रकार से मृदा क्षरण को वनस्पति प्रभावित करती है।
अब अपना लास्ट वन कारक है, पांचवा है, वो है मानवीय कारक। अब मनुष्य के द्वारा किस प्रकार से ह्यूमन फैक्टर, मानवीय कारक, ह्यूमन फैक्टर, मानव द्वारा से सही ढंग से खेती नहीं करना, मानव के द्वारा खेती का सही ढंग, सही विधि नहीं अपनाने से मृदा क्षरण अधिक होता है। क्षरण अधिक होता है। जैसे ढालू भूमियों पर ढाल की दिशा में कृषि कार्य करना, ढाल की दिशा में ही कृषि कार्य करना, कृषि कार्य करना पहला। दूसरा, जैसे नदी के किनारे खेती करना, तो वहां की ऑब्वियसली बार बार जाएगी। खाद का प्रयोग किए बिना एक ही फसल का बार बार लेना जलीय क्षरण को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। मानव के द्वारा क्या सही ढंग से खेती के जो कृषि का क्रिया विधि है वो सही नहीं अपनाना। अगर कृषि क्रिया मानव के द्वारा जो की जाती है वो अगर सही ढंग से नहीं अपनाएंगे तो इससे भी क्या है, वो भी प्रभावित करेंगे। जैसे ढाल की भूमि है, उसके इसी दिशा के अंदर कृषि कार्य करने प्रारंभ करते हैं, तो ढाल की विपरीत दिशा के अंदर कार्य करना चाहिए। नदी किनारे में खेती नहीं करनी चाहिए। खाद का प्रयोग किए बिना ही लगातार उसी खेत के अंदर बार बार उसी फसल को ले रहे हैं, तो भी मृदा क्षरण अधिक होगा। इस प्रकार से ये जलीय क्षरण को बढ़ावा देगा। देखिए अब जलीय क्षरण से हानि क्या क्या है। जल क्षरण की हानियां, वर्षा जल की हानि, बारिश का पानी को कम, वर्षा जल की हानि नुकसान पहुंचाता है। उपजाऊ मृदा की हानि, कर्षक क्रियाओं को प्रभावित, करता है। क्रिया को प्रभावित करता है। पोषक तत्वों की हानि, एनपीके का संतुलन बिगाड़ता है, ठीक है। तो ये जल क्षरण को किस प्रकार, वर्षा जल की हानि होगी, उपजाऊ मृदा की हानि होगी, अपन को कर्षक क्रियाओं को प्रभावित करेगी, ठीक है। कर्षक क्रियाओं के अंदर अच्छे नाले प्रबंध हो गया तो आप वो जुताई ढंग से नहीं कर पाएंगे। पोषक तत्वों का संतुलन को खराब करेगा क्योंकि उपजाऊ मृदा को साथ में बह के ले चली जाएगी। तो इस प्रकार से ये जल क्षरण के द्वारा हानि होती है। थैंक्स फॉर टुडे क्लास। आई होप कि ये सारा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो जब भी आपको जो चीज समझ में आए वीडियो को पॉज करके बार बार देखना है। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर टुडे क्लास।